Good morning, student. Today I will discuss the Ohm's law. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ की वैल्यू हमने बताई थी कि ओम्स लॉ ने एक रिलेशन बताया था। ओम्स ने एक रिलेशन बताया था जो वोल्टेज और करंट के बीच में था। यानी ओम ने बताया था कि V दैट इज प्रोपोर्शनल टू द R। यानी अगर किसी कंडक्टर में जैसा वोल्टेज होगा वैसा उसमें करंट होगा। अगर V की वैल्यू इंक्रीज होती है तो I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर V की वैल्यू कम होती है तो I की वैल्यू भी कम होती है। यानी V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छी बात है। जब मैथमेटिक्स में इसको हम लोग इक्वल टू करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से हटता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक वैल्यू कांस्टेंट आएगी R इंटू I, वेयर R इज अ कांस्टेंट वैल्यू। R की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। R की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। And this constant value is resistance, and this constant value is resistance. This constant value is resistance, and we conclude that V equal to R into I, then R equal to V upon I. Then R equal to V upon I. यानी अगर हम वोल्टेज और करंट का अगर हम रेशियो कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू R आती है और उसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यानी V और I का डिवाइडेशन कर देते हैं तो वहां पर R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी R इक्वल टू V अपॉन I। यूनिट अब देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट की यूनिट, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और टाइम और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट अपॉन एम्पियर। और चूंकि इसको ओम नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था इसलिए इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस की ओम, और इसका सिंबल जो होता है उनका वो यूम होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ द ओम। अब यहाँ पर हम लोग एक बात को देखेंगे कि जो वैल्यू होती है आर की वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उनके बीच में और क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसकी वैल्यू को देख लेंगे। यानी V इक्वल टू R इंटू I की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग V अपॉन। ये भी तो वैल्यू हो सकती है V अपॉन R। अब देखिए अगर किसी भी कंडक्टर में R की वैल्यू कम होती है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तब I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर R की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, अगर ये ज़्यादा रहेगी, R की वैल्यू इंक्रीज करती है तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस कंडक्टर में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो उसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये आप इन दो बातों को बहुत ध्यान से आप लोग विजर करेंगे। अब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है हम लोग निकालने का तरीका तो जानकर V अपॉन I से।
तो आर की वैल्यू निकल आएगी जो है। इस चीज को अभी आप नोट कर सकते हैं और इनके बीच में रिलेशन आप लिख सकते हैं जो है। अब देखिए दूसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए आप लोग जो है इस चीज को जानते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है तो उसमें मौजूद कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। When the electrons move from one part to the other part of the conductor, यानी किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब फ्लो होता है, जब जाता है, तो उस बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, कोलाइड विद the other electron and with the atoms and ion project of the body of the conductor. Due to this collision, there is some opposition to the flow of electric current through the conductor. The property of a conductor due to which it opposes the flow of current is known as resistance. यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है। तो अगर हमको किसी भी कंडक्टर में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करानी होती है तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो आसानी से करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसकी यूनिट तो हमने बताई दी आप लोगों को। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, थिकनेस एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट पॉइंट, length of the conductor, length of the conductor। पहला, रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करती है, यानी जिस कंडक्टर की लेंथ जितना ज़्यादा होगी, उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। यानी अगर तार बड़ा है, तार अगर बहुत लंबा है, बड़ा है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तार अगर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। पहली बात हो गई। दूसरी बात जो होती है वो उसकी थिकनेस पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर के थिकनेस पर डिपेंड करती है। थिकनेस मतलब मोटाई, यानी जो कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी, और जो तार जितना ज़्यादा पतला होगा उसकी मोटाई जितनी कम होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। ये तो हो गया। तीसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कंडक्टर किसका बना होता है, लोहे का बना है कंडक्टर, कि सिल्वर का बना है, कि गोल्ड का बना है, कि कॉपर का बना है, कि एल्युमिनियम का बना है, इन बातों पर डिपेंड करता है। तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यानी सिल्वर का तार अगर लें तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। जब जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होता है। और चौथा, टेम्परेचर पर।
चौथा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी हमको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ही जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो है इस बात को आपको समझ लेंगे, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस बातों पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये बात तो हो गई। कभी कभी जो है 1 ओम की डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन 1 ओम, तो उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको जरा सा देखेंगे आप। डिफाइन 1 ओम, क्वेश्चन आ गया, डिफाइन 1 ओम को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? आप लोग जानते ही हैं कि R की वैल्यू क्या होती है? R इक्वल टू V अपॉन I। R की वैल्यू V अपॉन I। इफ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल, इफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, across the ends of the conductor each 1 volt and current through the conductor इक्वल टू 1 एम्पीयर। अगर किसी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है और करंट उस कंडक्टर में 1 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन दैट इज R इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 1 और करंट की वैल्यू कितनी है? 1, तो R हमारा कितना हो जाएगा? 1। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इस तरह से लेंगे। अगर किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है और उसमें करंट 1 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 ओम हो जाएगी। और आप लोग जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम होती है जो, ठीक। ये तो हो गया। अब इनके बीच का ग्राफ क्या होता है? ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ग्राफ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राफ V एंगल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओम ने बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी V इक्वल टू R × I। इसको देखेंगे। V जो होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे V कम होगा तो I भी कम होगा। तो इनके बीच का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने बनाया। ये हमारा जैसे ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V अपॉन दैट इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। अब x एक्सिस को हम मान लेते हैं करंट है, ये मेरा करंट है I, इसमें एम्पियर में, ये मेरा वोल्टेज है V है, वोल्ट में है। तब इनके बीच का ग्राफ जो होगा
passing through the origin in straight line, passing through the origin with straight line. That is, अगर करंट को बढ़ाएंगे 1 एम्पियर का तो वोल्टेज भी माना बढ़ रहा है, करंट को 2 करा वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया, करंट को 3 एम्पियर करा वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया, करंट को 4 करा वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 5 करा तो वोल्टेज इंक्रीज हो गया। यानी जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और इसी लाइन जो होती है ये हमारी स्लोप बताती है। और स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दिस लाइन रिप्रेजेंटेड द स्लोप ऑफ दिस टू लाइन एंड दिस लाइन रिप्रेजेंटेड टू द आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले y एक्सिस में क्या है? वोल्टेज और x एक्सिस में क्या है? करंट। तो इसका जो ग्राफ होता है v और I का वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। ये ग्राफ हमेशा याद रखेंगे, इसका जो ग्राफ होता है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। क्लियर हो गई? अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी या इसको दूसरा नाम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसका नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की हिंदी होती है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर उसको नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग समझते हैं पहले क्या होता है रेजिस्टिविटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स ने बताया था कि V जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है तो R इनटू Y होती है। ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात अभी हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस जो होती है रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करती है। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स length of the conductor first one, यानी R directly proportional to the length of the conductor। यानी लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, लेंथ अगर कम होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to thickness of the कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। दैट इज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/e। यानी अगर एरिया कम है, अगर उसकी एरिया कम है, मोटाई कम है तार की, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एरिया ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग
two equation. Combining two equations that are directly proportional to the L. The first are inversely proportional to the 1/e. इसको कंबाइन करते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ। R directly proportional to the L, R inversely proportional to the 1/e area, इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन करते हैं तो R directly proportional to the L upon A, R directly proportional to the L upon A, L upon area। देख लें एरिया कम रेजिस्टेंस जाते और जैसा रेजिस्टेंस वैसा इसका लेंथ। ठीक, अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो आप लोग जानते ही हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू आती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम नाम दे देते हैं R इक्वल टू रो। इसका नाम क्या हो गया? रो, रो इंटू L अपॉन A। इसी रो को हम लोग नाम देते हैं वेयर रो इज अ कांस्टेंट, वेयर रो इज अ कांस्टेंट and this constant is known as resistivity. This constant is known as resistivity. इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, इसका मल्टीपल इस पर कर दें तो R इंटू A इक्वल टू रो इंटू L, या रो इंटू L इक्वल टू R इंटू A, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L। रो की वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? R, A और L। अगर हमको उस रेजिस्टेंस का, अगर हमको उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, उसका एरिया मालूम है और उसकी लेंथ मालूम है, तो इस रिलेशन से हम लोग उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो रो इक्वल टू R की यूनिट जानते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर। तो रो इक्वल टू 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट तो क्या हो गया? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।